वेलकम टू द CPC लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 10 डेफिनेशंस को देखा था और आज के इस लेक्चर में हम बकिया की 10 डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कोड से स्टार्ट करके जजमेंट डेटर तक जो है 10 डेफिनेशंस पढ़ी थी और आज हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कानूनी नुमाइंदा या कानूनी कायम मकाम। ठीक है जी, कानूनी नुमाइंदे के लिए और ये जनाबे वाला सेक्शन 2 की सब क्लास 11 है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ डील करती है। मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और फिर हम इसकी लीगल लैंग्वेज को देखेंगे। देखें, कानूनी नुमाइंदा वो होता है जो किसी शख्स के मर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सके, उसकी प्रॉपर्टी का वारिस हो, उसके जो कानूनी मामलात हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उनको देख सके। ठीक है जी, ये होता है कानूनी नुमाइंदा। अब हम इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद वो शख्स है हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। वो बंदा जो किसी मुतवफ़ी शख्स की प्रॉपर्टी की देखभाल कर सके या मुतवफ़ी शख्स की प्रॉपर्टी का जो है वारिस हो, उसको रिप्रेजेंट कर सके कानून की नज़र में। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटर मिडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। और वो शख्स जिसको किसी मुतवफ़ी शख्स की प्रॉपर्टी में मुदाखलत करने का राइट हासिल है, इंटरफेयर कर सकता है जो बंदा। एंड वेयर अ पार्टी स्यूज और इज स्यूड। और अगर कोई पार्टी किसी को स्यू कर रही है या कोई उसको स्यू कर रहा है इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, कानूनी नुमाइंदे की शक्ल में, द पर्सन कैन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग और स्यूड। तो उस जो नुमाइंदे की शक्ल में किसी को स्यू कर रहा है या उसको स्यू किया जा रहा है, तो उसकी डेथ के बाद जो उसको नुमाइंदा आएगा वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही होगा। यानी एक बंदे की डेथ हो गई, ठीक है, उसको कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इस लीगल रिप्रेजेंटेटर की डेथ होगी तो आने वाला जो बंदा होगा जो उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटर ही कहलाएगा। उसके बाद है जी मीन प्रॉफिट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 जो है वो मीन प्रॉफिट के साथ डील करता है। इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है एजाज़ी मुनाफा। ठीक है जी, मीन प्रॉफिट से मुराद है एजाज़ी मुनाफा। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी शख्स के पास गैर कानूनी तौर पर होगी और उससे लिया जाने वाला जो प्रॉफिट होगा उसको मीन प्रॉफिट कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, इसका रियल ऑनर जो है वो ए है, ठीक है, लेकिन बी ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। रियल ऑनर ए है, बी ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। अब इससे जो कुछ भी प्रॉफिट इस बी को आएगा, यानी इसकी रॉन्गफुल पोजीशन में है ना ये प्रॉपर्टी, तो बी को जो भी इससे प्रॉफिट मिलेगा वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो मीन प्रॉफिट कहलाएगा। अब देखते हैं इसकी लीगल लैंग्वेज को। सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ये कहता है कि मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स। मीन प्रॉफिट से मुराद वो प्रॉफिट्स हैं विच द पर्सन इन रॉन्गफुली पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड। कि अगर कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है गैर कानूनी काबिज है तो उससे हासिल होने वाला जो प्रॉफिट होगा उसको मीन प्रॉफिट कहा जाएगा। और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम। वो कहता है कि या तो वो हासिल कर रहा है या मामूली सी कोशिश से वो बंदा प्रॉफिट हासिल कर सकता है। ठीक है, यानी रॉन्गफुल पोजीशन में तो है लेकिन थोड़ी सी और कोशिश करे तो वो उससे प्रॉफिट हासिल कर सकता है, तो वो भी मीन प्रॉफिट ही कहलाएगा। टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, या उस प्रॉफिट के ऊपर वो फर्दर कोई इंटरेस्ट ले रहा है, यानी बी ने ये प्रॉफिट हासिल किया या इस प्रॉफिट के ऊपर कोई इंटरेस्ट हासिल कर रहा है तो ये भी इसका मीन प्रॉफिट ही कहलाएगा। बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन।
लेकिन इसमें वो प्रॉफिट शामिल नहीं हैं जो कोई बंदा जो है इम्प्रूवमेंट यानी उसमें तरक्यात करके हासिल करे। मिसाल के तौर पर ये प्रॉपर्टी ए की थी, बी ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, अब बी ने इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बना ली, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब इस बिल्डिंग से जो इसको प्रॉफिट आएगा वो मीन प्रॉफिट नहीं होगा, यानी इसने बिल्डिंग बनाकर इस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट की है, तो बेसिक जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो मीन प्रॉफिट है, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट की हद तक जो स्पेसिफिक प्रॉफिट होगा वो मीन प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी, जायदाद मनकूला, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जायदाद मनकूला। ऐसी जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा सके, सब सेक्शन 13, ठीक है जी। ऐसी जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा सके जायदाद मनकूला कहलाएगी। सब सेक्शन 13 कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, कि जब कहीं पर इस कोड में इस CPC के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया जाएगा तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी उसमें शामिल होंगी। ये जो फसलें हैं गंदम वगैरह, चावल वगैरह, तो इनको भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है जी ऑर्डर। हम डिक्री और जजमेंट पढ़ चुके हुए हैं और ऑर्डर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डिक्री क्या थी? डिक्री था फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच डिक्लेयर्स द राइट ऑफ पार्टीज़, ये था डिक्री। जजमेंट क्या थी? जजमेंट वो थी जो उस डिक्री की वजूहात बयान करे कि इस डिक्री को क्यों पास किया जा रहा है। अब ऑर्डर क्या है ये देख लेते हैं। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के किसी डिसीजन का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है उसको जनाबे वाला ऑर्डर कहा जाएगा, विच इज़ नॉट अ डिक्री, जो कि डिक्री नहीं है। यानी सिविल कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। डिक्री क्या है? राइट्स को डिक्लेयर करना। और ऑर्डर क्या है? जो डिक्री नहीं है वो सारे के सारे कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो ऑर्डर हैं। हम फर्दर लेक्चर इन तीनों के डिफरेंस के ऊपर बनाएंगे ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ लें। उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 है प्लीडर। प्लीडर कौन होता है? प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपेयर, वो बंदा जो पेश होने की अहलियत रखता है, एंड प्लीड, या प्लीड कर सकता है, वकालत कर सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, फॉर एन अदर, किसी दूसरे शख्स के बिहाफ पर, इन कोर्ट, अदालत के अंदर। यानी वो बंदा जो किसी दूसरे शख्स की खातिर अदालत में पेश हो सकता है और उसकी वकालत कर सकता है, वो बंदा प्लीडर कहलाता है। एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, इसमें एक वकील भी शामिल है, अ वकील, एंड एन अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का अटॉर्नी भी इसमें इंक्लूडेड होगा। उसके बाद है जी 16 सब सेक्शन 16 प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं मुकर्रर करदा, मुजव्वज़ा, ठीक है जी। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, वो कहता है जो रूल्स ने प्रिस्क्राइब कर दिया है। कहीं पर प्रिस्क्राइब्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मतलब यही होगा कि जो रूल्स ने स्पेसिफिक कर दिया है। उसके बाद है जी सब सेक्शन 17, ये बेसिकली पब्लिक ऑफिसर के साथ डील करता है कि पब्लिक ऑफिसर कौन होगा। पब्लिक ऑफिसर मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, जो नीचे डिस्क्रिप्शंस 7-8 बताई गई हैं उनमें से किसी एक में भी वो फॉल कर रहा होगा तो वो पब्लिक ऑफिसर होगा। सबसे पहले कहता है कि एवरी जज इज़ अ पब्लिक ऑफिसर। एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो शख्स जो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में है, सिविल सर्विसेज में है, कोई जनाबे वाला CSS करके आया है, PMS ऑफिसर है, तो ये सारे के सारे जनाबे वाला पब्लिक ऑफिसर हैं, ठीक है जी। उसके बाद एवरी कमीशन और गेजेटेड ऑफिसर इन अ मिलिट्री, नेवियल और जो हमारे एयरफोर्स के इदारे हैं, इनमें जो बंदा भी होगा वो भी पब्लिक ऑफिसर होगा। उसके बाद है जनाबे वाला एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, जो कोई शख्स अदालत में काम कर रहा है, अदालत के बिहाफ पर काम कर रहा है, वो बंदा भी पब्लिक ऑफिसर है। ख्वाह उसकी ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे या किसी मामले में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अदालत को रिपोर्ट करे, या किसी प्रॉपर्टी का जो है चार्ज संभाल ले, अपने कब्ज़े में ले ले, किसी और को दे दे, या कोई जुडिशियल काम है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, या उसके सामने कोई ओथ ली जा रही है और वो ओथ को देख रहा है और आकर अदालत को बताता है कि जी मेरे सामने ओथ ली गई है। यानी अदालत का कहा गया कोई भी काम, किसी की तामील करवानी है, किसी को बुला के लाना है, किसी को पकड़ना है, किसी को छोड़ना है,
यानी अदालत के अहकामात को जो बंदा फॉलो कर रहा है इन ऑफिशियल गैजेट, तो वो बंदा भी पब्लिक ऑफिसर है। उसके बाद है जी, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय विर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, वो बंदा जिसको कानून ने किसी शख्स को कैद करने की इजाज़त दी है, पकड़ के रखने की, गिरफ्तार करने की इजाज़त दी है, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर है। एवरी ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट whose ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस, जिस बंदे की ड्यूटी है कि भाई आपने ऑफेंस कमिट होने से बचाने हैं, यानी मुआशरे में अमन व अमान कायम करना है। जैसे पुलिस है तो वो भी पब्लिक ऑफिसर है, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सच ऑफेंस, या उस जनाबे वाला जो मुखबिर होते हैं इत्तला देते हैं कि जनाबे वाला फ़लाँ जगह पर जुर्म हो रहा है, तो वो मुखबिर जी भी पब्लिक ऑफिसर हैं अगर वो ऑफिशियल गैजेट में काम कर रहे हैं। और अगर पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना या सेफ्टी को जो है उसके बारे में देखभाल करना, तो वो बंदे भी पब्लिक ऑफिसर ही होंगे। अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है तो पब्लिक ऑफिसर है। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी। यार इसमें वो कहता है कि कोई भी बंदा जिसकी ये ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट के ब्याह पर कोई प्रॉपर्टी रखे, बेचे, नीलाम करे, किसी में इंटरफेयर करे किसी प्रॉपर्टी में कि ये मुझे दे दो गवर्नमेंट के ब्याह पर। देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो होते हैं ना तजावुज़ात लेने के लिए आते हैं लोग, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह या जो डीसी होते हैं कि ये जगह तो है गवर्नमेंट के खाते में, आप यहाँ से उठ जाएं। तो ऐसा कोई भी बंदा जो प्रॉपर्टी सेल परचेज़ कर सकता है, नीलाम कर सकता है, कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो भी पब्लिक ऑफिसर्स ही होंगे। और एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, कोई बंदा जो पब्लिक ड्यूटी सार अंजाम कर रहा है और गवर्नमेंट से उसके पैसे वसूल कर रहा है, तो वो बंदा भी पब्लिक ऑफिसर है। उसके बाद है जी सब सेक्शन 18, वो कहते हैं रूल्स क्या होंगे। रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेंट इन द फर्स्ट स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर, पहले शेड्यूल के अंदर जो फॉर्म्स या रूल्स बताए गए हैं वो रूल्स कहलाएंगे। ठीक है जी, जहाँ कहीं पर रूल्स का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा तो पहले स्केड्यूल में बताए गए रूल्स और फॉर्म्स क्या हैं जी, वहाँ पर दावा दायर करने का, दावा लिखने का एक फॉर्म स्ट्रक्चर बताया गया है। किसी को कोई समन भेजना है तो उसका एक स्ट्रक्चर बताया गया है, किसी को कोई नोटिस भेजना है तो उसका एक स्ट्रक्चर बताया गया है, तो वो फॉर्म्स कहलाते हैं। वो फॉर्म्स भी रूल्स का हिस्सा हैं और जो ऑर्डर्स बताए गए हैं वो भी रूल्स का हिस्सा हैं, और मेड अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125। और अगर कोई रूल्स 122 और 125 के तहत बनाए गए, 125 तो वैसे ओमिटेड हो गया है, 122 कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है रिगार्डिंग सिविल कोर्ट्स। आपने सुना होगा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, तो ये बेसिकली वही रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं जो सेक्शन 122 हाई कोर्ट को एम्पावर कर रहा है बनाने के लिए। उसके बाद है जी शेयर इन अ कॉरपोरेशन, किसी कॉरपोरेशन के अंदर हिस्सा लेने से क्या मुराद होगा अगर कहीं पर यह वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इससे मुराद है शैल बी डीम टू इंक्लूड स्टॉक्स, जो लोग स्टॉक्स ख़रीदते हैं वो भी शेयर इन अ कॉरपोरेशन में फॉल करेगा। डिबेंचर स्टॉक, अगर कोई डिबेंचर स्टॉक है, डिबेंचर और बॉन्ड्स वगैरह, कोई बॉन्ड्स ख़रीदते हैं, डिबेंचर कहते हैं जब आवाम से कोई कंपनी पैसे लेती है, स्टॉक भी उसी का एक हिस्सा है। ये कंपनी ला की एक लंबी डिबेट है, बहरहाल जो डिबेंचर्स वगैरह स्टॉक्स हैं, कोई बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे शेयर इन कॉरपोरेशन का हिस्सा होंगे। और उसके बाद है जी साइंड, दस्तखत शुदा से क्या मुराद होगा। साइंड सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री, जजमेंट और डिक्री से हटकर साइंड इंक्लूड स्टैंप, जहाँ पर कहीं पर साइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे ये भी मुराद होगा कि मोहर भी साथ लगी हुई है। ठीक है जी, तो आज हमने सेक्शन जनाबे वाला 2 कंप्लीट कर लिया है। हमने सब सेक्शन 11 से लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मीन प्रॉफिट, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑर्डर, प्लीडर, प्रिस्क्राइब्ड, पब्लिक ऑफिसर, ये सब तमाम पढ़ा। और उसके बाद रूल्स, शेयर इन कॉरपोरेशन और साइंड वगैरह को जनाबे वाला डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा डेफिनेशन वाला पोर्शन है ये हमारा बड़ा मज़े का गुजर रहा होगा और आपको इन डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी आया होगा। जो कुछ मेरे नॉलेज में है, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको आप तक पहुंचाऊं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह हाज़िर रहूँगा हर लिहाज से।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।